हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के चैप्टर के एक और टॉपिक के बारे में, जिसे हम ईसीजी के नाम से जानते हैं। ईसीजी, जब किसी को कोई हार्ट की प्रॉब्लम होती है, यानी हृदय रोग कोई समस्या होती है, तब ईसीजी कराते हैं। या दिल में कोई घबराहट हुई, कुछ जो है दिल में दर्द हुआ, धड़कन में दर्द हुआ, या कुछ ऐसी समस्या आई, तब ईसीजी कराते हैं। डॉक्टर हमेशा, या कोई ऐसी समस्या आपको आई, दिल में ही नहीं, आपको कुछ ऐसी बीमारी ऐसी लग रही है, तो डॉक्टर हमेशा बोलता है पहले ईजी करा लो, ईसीजी करा लो। ईसीजी मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, अब आप जब दवाखाने में जाते हैं तो वो डॉक्टर आपको 2-3 लीड ऐसे लगाता है। एक्चुअली स्टैंडर्ड ईसीजी जो होता है उसमें सिर्फ 3 लीड होते हैं, यानी 3 तार होता है। 2 लीड आपके एक लेफ्ट हैंड के, राइट हैंड के रिस्ट में यानी कलाई में लगाई जाती है, और एक लेफ्ट हैंड के रिस्ट में लगाई जाती है, और एक बाएं पैर के एंकल यानी टखने में लगाई जाती है। यानी कुल मिलाकर 3 लीड होती हैं जो आपके हार्ट के फंक्शन को मॉनिटर करती हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल में उसके बारे में, हार्ट के बारे में जानना होता है, तब मल्टीपल लीड का इस्तेमाल होता है। यानी कि एक राइट हैंड के रिस्ट में और दूसरे लेफ्ट हैंड के रिस्ट में, फिर लेफ्ट हैंड के एंकल में। ये 3 लीड तो अनिवार्य हैं। उसके बाद जो बाकी मल्टीपल लीड्स होते हैं वो चेस्ट रीजन में लगाए जाते हैं, जिससे डिटेल इंफॉर्मेशन मिल सके हार्ट के बारे में। तो ये थी एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। ये 2 प्रकार के होते हैं ईसीजी। क्या इन्हें 2 प्रकार से हम यूं डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जैसा पहले ऊपर ही लिखा है, और दूसरा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब बोलेंगे इसका क्या मतलब है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये समझना आपको बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, यहां देखिए ग्राफ का साइन आ रहा है, वर्ड ग्राफ। हालांकि इससे ग्राफ से कुछ दूर दूर तक का लेना नहीं है, और यहाँ ग्राम आ रहा है, यानी इसका वजन से कुछ लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है, ये आपके, ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब ये मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर बनी रहती है, इस तरीके से टेढ़ी टेढ़ी लाइन रहती है ना, ऐसा लाइन आया, ऐसा हुआ, फिर ऐसे गए, फिर इस तरीके से ऐसे लाइन आ गई, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे पी वेव बन गया, और फिर ऐसा ऐसा लाइन गई। तो ये जो टेढ़ी टेढ़ी लाइन रहती है, इसको कार्डियोग्राम कहते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। असल पूछो तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का जो है ईसीजी का जो स्ट्रक्चर होता है, ये होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो ग्राफ होना चाहिए था वो मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यानी ये मशीन जो होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं। और जो स्ट्रक्चर बनता है, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जो ग्राफ के द्वारा दर्शाया जाता है, वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है। ये वाली चीजें यही बताना जरूरी था यहाँ पर। अब हम एनसीईआरटी के थ्रू जो है पूरा पढ़ेंगे, और उसके बाद जो डिटेल होगा, उस अगर जहां ग्राफ की जरूरत होगी ग्राफ बनाएंगे, और जहां चार्ट की जरूरत होगी चार्ट बनाएंगे। जैसा भी जरूरत होगा वर्ड बाय वर्ड हम एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों मैं इसको मिटा दे रहा हूं। आइए देखते हैं एनसीईआरटी की तरफ, उसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे। दोस्तों ये देखिए, ये एनसीईआरटी है, और यहाँ पर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों देखा है एनसीईआरटी में क्या कहता है। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद दिस सीन फ्रॉम ए टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। बोल रहा है कि आपने टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो में देखा होगा कि जो है ईसीजी कैसे किया जाता है, वही बता रहा है। आप उससे भली भांति क्या कहते हैं, परिचित होंगे। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विद द सीन फ्रॉम द टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविजन शो। ए पेशेंट इज हुक्ड अप टू ए मॉनिटरिंग मशीन दैट शो वोल्टेज ट्रेसेस on the screen and makes a sound पीप 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 पीप, इस तरीके से साउंड आती रहती है। यानी जब आप देखते होंगे कि पिक्चर वगैरह में, टीवी वगैरह में जो शो आता है चैनलों में,
तो देखते हैं कि एक पेशेंट है या हीरो या हीरोइन या विलेन जिसको भी चोट लग गई और उसे ले जाके जो है आईसीयू में भर्ती कर दिया और एक मशीन है ऐसे 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 उस पर चल रही है और आपका जिस तरीके से मशीन की आवाज बढ़ रही है पीप पीप पीप, उस तरीके से आपका थ्रिल बढ़ते जा रहा है और आपकी धड़कन बढ़ रही है कि अरे बाप अब हीरो गया या हीरोइन गई या विलेन अब मर गया, जो खत्म है कहानी। ऐसा मशीन चलती रहती है और वो लेटा रहता है और लीड उसके हाथ में उसमें लगे रहते हैं, मास्क लगा रहता है मुंह पे, तो वो ईसीजी रहता है। मास्क तो नहीं लगाते लेकिन कई सारे मल्टीपल लीड्स जो उसके चेस्ट रीजन में और उसके रिस्ट में उसके एंकल में लगाए रहते हैं, वो यही ईसीजी रहता है। वही बताना चाह रहा है एनसीईआरटी, जो आप टेलीविजन वगैरह शो में देखते हैं या कभी आप अपने जीवन में भी इसका अनुभव किए होंगे, अगर हॉस्पिटल गए होंगे किसी रिश्तेदार के उसमें देखे होंगे कि कई सारे मल्टीपल तार उसके लगाकर उसके चेस्ट रीजन में, उसके रिस्ट में, उसके लेफ्ट एंकल में लगाकर गीला गीला कुछ गम के जैसा कुछ रहता है, गीला गीला लगाते हैं और उस पर वो लीड लगा देते हैं। वो इसलिए ताकि आपके हार्ट की कंडीशन को पता किया जाए, हार्ट बीट आपका कैसा है, कितना एक मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, एट्रिया कितना सिकुड़ रहा है, वेंट्रिकल कितना सिकुड़ रहा है, ये सारी चीजें ईसीजी के थ्रू पता चल जाती हैं। और जब इससे और अधिक आपको हार्ट के बारे में जानकारी लेना होता है तो 2D इको कराते हैं। तो ये सब चीजें आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं ऐसा ऊपर ऊपर की जानकारी के लिए उसने खाने के ऊपर मीठा वाला हिसाब किताब बता रहे हैं। आइए देखते हैं। एज द पेशेंट गो, पिप 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 की आवाज आती है जो मशीन से, वो एनसीईआरटी ऐसा नक्शा खींचा है यहाँ। एज द पेशेंट गोज इनटू द कार्डियक अरेस्ट, जब पीप 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 की आवाज आती है पीप 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 पिक्चर में, और पेशेंट का वो धड़कन बढ़ते जाता है और आपका भी धड़कन बढ़ते जाता है कि पिक्चर खत्म होने वाले, वो जो है विलन गया या तो हीरो गया, तो वही बता रहा है। और बाद में कार्डियक अरेस्ट आने के उसके ज्यादा चांसेस होते हैं, वही बता रहा है यहाँ। देखते हैं, दिस टाइप ऑफ द मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो बताया गया, देखिए यहाँ इसको मशीन कहेंगे, ये मशीन है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये क्या है मशीन है, MACHINE मशीन, और ये क्या है ग्राफ जो है स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन है, या यूं कह लें स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन, स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन या स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ये कह लें, इस तरीके से है। आइए देखते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी में क्या कह रहा है। जो ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ईसीजी के थ्रू इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बताता है हार्ट की ईसीजी ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। एक कार्डियक साइकिल में हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वही ईसीजी के माध्यम से बताता है। कैसे? जैसे हमारा पी, क्यू, आर, एस और टी ये वर्ड हैं और हर एक पीक पे वर्ड से इंडिकेट किया जाता है। कैसे? अभी मैं इसको वो भी बताऊंगा कि इस तरीके से ऐसा यहाँ से ऐसा थोड़ा सा ऊंचा रहेगा तो उसे पी कहेंगे, फिर थोड़ा ऐसा फ्लैट जाएगी लाइन, फिर ऐसा ऊंचा ऊपर उठेगी तो ये पी क्यू आर हो जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा सा और फ्लैट जाएगी, फिर ऐसा उठेगी। जहाँ जहाँ उभार है उसे हम वर्ड से यानी लेटर से दर्शाएंगे और उसका कुछ माने भी होगा। जैसे पी है, अब वो पी दो कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया होगा जिसको हम सिस्टोल कहते हैं, सिस्टोल ऑफ एट्रिया कह लेंगे। या फिर क्यू आर एस है तो वेंट्रिकल का कंट्रैक्शन हो गया, या फिर टी वेव है तो रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स हो गया। इस तरीके से हर एक वर्ड का माने होगा, वही बताना चाहता हूं। टू ऑब्टेन ए स्टैंडर्ड ईसीजी एज शोन इन फिगर, ये देखिए ये बताया है यहाँ पर पी क्यू आर एस और ये टी। अभी हम इसको यहाँ दर्शा भी देते हैं ताकि आपको चीजें समझने में आसानी रहे। हमने ईसीजी को बताया, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ को। ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या अंतर है? ये मशीन है और ये जो स्ट्रक्चर ऐसा 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 जो पेपर छाप के देता नहीं है, ईसीजी का लंबा सा एक खर्रा इतना पौती निकलता है जब ईसीजी हम करवा लेते हैं और उसमें से टेढ़ी 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 ऐसे लाइन रहती है, कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ ऐसा ऐसा कर्व की तरह, तो उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं जो ऐसा 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 रहता है।
हालांकि उसको ग्राफ हम और चीजों में हम मैथ वगैरह लगाते हैं तो ग्राफ कहते हैं ना, लेकिन ग्राफ ये मशीन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो स्ट्रक्चर जो ऐसे अप डाउन ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जैसे लगता है कि शेयर मार्केटिंग का जो ग्राफ बन रहा है उस तरीके से, यानी ऐसे उभार चढ़ाव निचाव। तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है दोस्तों। अब मैं इसको मिटाता हूं ताकि हम आगे बढ़ सकें। मिटा दूं दोस्तों? अगर आप इसे नोट कर लिए हो या इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो मैं इसे मिटा देता हूं ताकि हम ईसीजी का बना लें कि, तो रहने दो इसको, ऐसे ऊपर रहने देते हैं, ईसीजी का हम यही स्ट्रक्चर बना लेते हैं। देखिए ये है हमारा ईसीजी का एक सिंपल सा स्ट्रक्चर। अब देखिए इसे हम पी वर्ड से डिनोट कर दिए, इसे हम क्यू से कर दिए, इसे हम आर से कर दिए, और इसे हम एस से कर दिए, एस से डिनोट कर दिए। फिर इसे हम टी वेब से कर दिए, और फिर यहाँ पी आ जाएगा, क्यू आर एस एस। इस तरीके से एक साइकिल में इतनी क्रियाएं होती हैं। एक कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल 1 सेकंड से कम में के समय में होती है, यानी कि लगभग 0.8 सेकंड में एक कार्डियक साइकिल रन करती है। उसमें से ये इस तरीके से इस संरचना दिखाई देती है। तो ये जितने सेकंड में जितनी बार ये पी क्यू आर एस होगी उतनी बार समझ लो, एक जितने समय में जितनी बार ये पी क्यू आर एस शो करेगा, यानी उतनी बार हमारा कार्डियक साइकिल रन किया है, उतनी बार हमारा हार्ट बीट किया है। ये क्यू आर एस हम जब गिनेंगे तब हमें पता चलेगा जितना बार क्यू आर एस होगा उतनी बार हमारा हार्ट बीट किया है दोस्तों। देखिए ये पी वेव है। पी वेव का मतलब होता है कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया, एक साथ दोनों एट्रिया का सिकुड़ना। फिर क्यू आर एस मतलब कंट्रैक्शन ऑफ बोथ वेंट्रिकल्स, दोनों वेंट्रिकल्स का एक साथ सिकुड़ना, जिसको हम सिस्टोल ऑफ वेंट्रिकल कहते हैं या सिस्टोल ऑफ बोथ एट्रिया कह लें। फिर टी वेव रीपोलराइजेशन, ये डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया था, ये डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स था। अब देखिए ये टी वेव है, रीपोलराइजेशन, री माने दोबारा, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स है, यानी कि कंट्रैक्शन अवस्था से ये नॉर्मल अवस्था में, एक्साइटेशन स्टेट से ये नॉर्मल स्टेट में वेंट्रिकल्स आ रहे हैं, यानी कि सिकुड़ने से ये फिर नॉर्मल स्टेज में आ रहे हैं। टी वेव, एंड ऑफ द टी वेव रिप्रेजेंट द रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब फिर यहाँ पी वेव आ जाएगा, और इसी तरीके से क्यू आर एस आ जाएगा, फिर टी वेव आ जाएगा, यानी कि दूसरी कार्डियक साइकिल रन करने लगेगी। तो इस तरीके से इसे हम वर्ड से डिनोट करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम फिर एनसीईआरटी की तरफ मूव करेंगे। A patient connected to the machine with the 3 electrical leads, one to each wrist and to the left ankle and to the left, one to the each wrist, मतलब प्रत्येक कलाई में एक लीड लगी हुई रहेगी और एक लेफ्ट एंकल में लगी रहेगी। देखिए कितने आसानी से बात कह दिया, ऐसा लग रहा है पूरा बता दिया वो समझ रहा है, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते यहाँ। यानी दोनों एक कलाई में, लेफ्ट एंड राइट हैंड के दोनों कलाई में एक एक लीड लगी रहेगी, और लेफ्ट एंकल में यानी पैर में, पैर के टखने में एक लीड लगी रहेगी, जिसे स्टैंडर्ड ईसीजी में हम देखते हैं। दैट द कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग द हार्ट एक्टिविटी फॉर ए डिटेल इवोल्यूशन ऑफ द हार्ट इज फंक्शन, मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। और अगर स्टैंडर्ड को छोड़कर डिटेल में अगर हम उसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे तो मल्टीपल लीड्स हमारे चेस्ट रीजन में लगेंगे, और एक लीड हमारे राइट हैंड में रिस्ट में, और दूसरा हमारे लेफ्ट हैंड के रिस्ट में, और एक लीड हमारे लेफ्ट लेग के एंकल में लगा हुआ रहेगा। इस तरीके से हम डिटेल में उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसीलिए कहा गया मल्टीपल लीड्स आर अटैच्ड टू द चेस्ट रीजन। हियर वी विल टॉक ओनली अबाउट द स्टैंडर्ड ईसीजी, और हम यहाँ इस चैप्टर में क्या स्टैंडर्ड ईसीजी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें से
3 ही लीड होंगे, 2 लीड हमारे दोनों हाथों की कलाइयों में और 1 लीड हमारे बाएं पैर के टखने में लगा हुआ होगा। ईच पीक इन द ईसीजी इज आइडेंटिफाई विद द लेटर फ्रॉम पी टू टी। पी से टी तक का प्रत्येक लेटर आइडेंटिफाई किया जाता है, प्रत्येक उभार जो है कुछ ना कुछ को दर्शाता है, वही बताना चाह रहा है यहाँ। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन आर डीपोलराइजेशन, यानी इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को डीपोलराइजेशन इस तरीके से यहाँ देख लें। इसको मैं मिटा दूं क्या, ताकि आपको समझ में आए। इसको मैं मिटा देता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सब आपने नोट कर लिया होगा। एक ही चीज के कितने माने हैं देखिए। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन को हम डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, इज इक्वल टू डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन इज इक्वल टू सिस्टोल, इज इक्वल टू सिकुड़ना हम कह सकते हैं हिंदी में। ये समझ में आया? इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन मतलब डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन इज इक्वल टू या आर या सिस्टोल या सिकुड़ना, इस तरीके से समझ में आया। और इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन के में रीपोलराइजेशन भी आएगा, जिसे हम डायस्टोल भी कहेंगे। यानी रीपोलराइजेशन का मतलब रीपोलराइजेशन इज इक्वल टू रीपोलराइजेशन, वो डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन इज इक्वल टू डायस्टोल। समझ में आया दोस्तों? तो ये था, ये सब ये वर्ड के मतलब समझेंगे तब आपको चीजें और समझ में आएंगी। उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। फिर हम एनसीईआरटी पे आते हैं और एक बाय एक वर्ड का मतलब समझाएंगे। व्हिच लीड्स टू द कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। पी वेव का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, व्हिच लीड्स टू कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। वही बताया हमने पहले। पी वेव का पी लेटर का मतलब दोनों एट्रिया एक साथ सिकुड़ेंगी। क्यू आर एस का मतलब दोनों वेंट्रिकल्स सिकुड़ेंगे। और टी वेव का मतलब ये जो वेंट्रिकल्स सिकुड़े थे वो रिलैक्स स्टेज में आएंगे, यानी रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स होगा। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है एनसीईआरटी। इलेक्ट्रिक द पी वेव रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ द एट्रिया, जिसे डीपोलराइजेशन भी कहते हैं, व्हिच लीड टू द कंट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। क्यू आर एस जो हमने पहले बताया कि डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स व्हिच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, व्हिच इनिशिएट। क्यू आर एस ये शुरुआत करते हैं वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, यानी वेंट्रिकल हमारा सिकुड़ना शुरू होती है। क्यू आर एस वर्ड ये हमें बताते हैं। द कंट्रैक्शन स्टार्ट शॉर्टली आफ्टर क्यू एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल। कंट्रैक्शन जो सिकुड़ना हमारा होता है, ये जैसे ही क्यू वेव का ये आता है साइन, यहीं से हमारा हार्ट वेंट्रिकल का सिकुड़ने लगता है, यहीं से हमारे हार्ट का वेंट्रिकल सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और क्यू आर एस में ये वेंट्रिकल हमारा सिकुड़ा ही रहता है, वही कहते हैं सिस्टोल। क्यू आर एस एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, जिसे हम बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल, यानी हमारा जो वेंट्रिकल्स है वो शुरुआती दौर में सिकुड़ा हुआ होता है, उसी को सिस्टोल कहते हैं। द टी वेव रिप्रेजेंट द रिटर्न ऑफ द वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू नॉर्मल स्टेट। ये जो टी वेव है बताता है कि एक्साइटेड से नॉर्मल स्टेट में हमारे आ जाते हैं क्या, वेंट्रिकल्स, जिसे हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। द एंड ऑफ टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ सिस्टोल। और एंड ऑफ टी वेव ये बताता है कि सिस्टोल का एंड हो चुका है, क्या, सिकुड़ने का एंड हो चुका है, यानी कि अब नॉर्मल स्टेज आ चुकी है, यानी रीपोलराइजेशन आ गया है, यही बता रहा है। Obviously, by counting the number of QRS complex that occurs in the given time period, one can determine the heartbeat rate of an individual.
वही बता रहा है कि दिए गए समय में जितना QRS दिखाई दे रहा है, एक निश्चित समय में, समझ लें कि हम 20 सेकंड में हमारा जो है ECG का चार्ट निकल गया। अब उसमें जितने QRS दिखाई देंगे उसी से हम पता लगा लेंगे कि हमारा हार्ट बीट 20 सेकंड में कितना हार्ट बीट किया है। तो उसी को कहते हैं कि QRS से हम पता कर सकते हैं कि हमारे हार्ट बीट का समय यानी कि संख्या कितनी है, कितने समय में। एक बार हमारा हार्ट 1 मिनट में हमारा हार्ट लगभग 72 बार बीट करता है। तब अगर 20 सेकंड में 4 बार हमारा हार्ट बीट किया तो कितना 1 मिनट में कर सकता है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसी बेसिस पे आधार पर हम QRS के आधार पर ही हम उसे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर कर निकाल सकते हैं। अभी मैं उसको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। हो सकता है कि अभी आपको बाउंस मार रहा हो, समझ में ना आ रहा हो। Obviously, by counting the number of QRS complex that occur in the given period, one can determine the heartbeat rate of the individual. Since the ECG obtained from the different individual have the roughly the same shape for the given lead configuration, any deviation from the shape indicate a possible abnormality or disease. बता रहा है कि ECG जो है किसी भी व्यक्ति का अगर ECG लेंगे हम, कोई भी किसी भी अलग अलग व्यक्ति का ECG लेंगे तो देखने में सबका ECG लगभग सेम ही दिखाई देगा। उनके जो ग्राफ हैं P होगा, QRS होगा, T होगा, इस तरीके से सब एक जैसे ही दिखाई देंगे। अगर कोई डेविएशन पाया गया यानी इसमें कोई भी बदलाव पाई गई तो समझ लें कि उसमें एबनॉर्मेलिटी है, यानी कोई ना कोई बीमारी है, कोई ना कोई कमी है, तभी ये शेप डेविएट हो रहे हैं। अगर ये शेप सब एक जैसे मिलते जुलते जा रहे हैं तो समझ लें कि कोई कमी नहीं है, नॉर्मल रिपोर्ट है। और अगर कोई डेविएशन आया P वेव का, QRS का या T वेव का, तो कई व्यक्तियों में एक जैसे ही यानी सभी व्यक्तियों में लगभग सेम ही ये स्ट्रक्चर होता है। अगर डेविएशन पाया गया तो समझ ले एबनॉर्मलिटी है या बीमारी है या कमी है। समझ में आया दोस्तों? Hence it is the great clinical significance। इसीलिए अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सीय उपचार में मददगार है। इट इज ए ग्रेट क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ये उपचार में, वैद्यकीय में महत्वपूर्ण है। समझ में आया दोस्तों? अब आएंगे हम देखेंगे डबल सर्कुलेशन। ECG के बारे में और हम डिटेल में अगर चर्चा करना चाहें तो यही है स्टैंडर्ड ECG जो हमने पहले ही बता दिया। वही है स्टैंडर्ड ECG में। देखो P एक कंपोनेंट है, QRS दूसरा कंपोनेंट है, T तीसरा है। P इसको P वेव कह लेंगे हम, QRS को एक दूसरा वेव कह लेंगे और T को तीसरा वेव। इसलिए ये जो QRS है ये कॉम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि 3 लेटर का आपस में मिलकर बना है, इसलिए इसे इसको सिर्फ P वेव कहेंगे, जबकि QRS को QRS कॉम्प्लेक्स कहेंगे और T को T वेव कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 3 लेटर्स का आपस में मिलकर बना हुआ है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, हमने ये बताया था, देखिए यहाँ से ये जो T वेव है, यहाँ से फिर देखो ये ऊंचाई आई और ये P वेव आ गया, P वेव, यानी फिर से यहाँ एक कार्डियक साइकिल ऐसे इस तरीके से रन करने लगेगी। ऐसा ऊंची गई और फिर इस तरीके से आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे डेविएट करी, फिर ऐसे बना, यानी दूसरा कार्डियक साइकिल हमारा रन करने लगा। तब इन दोनों के जो बीच में ये गैप है ना, T और P के बीच में जो गैप है, ये T और P के बीच में गैप को हम हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट होते हैं, यानी हमारा हार्ट इतनी देर में रुका हुआ रहता है। हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट, इलेक्ट्रिकली यानी इतने देर में T और P वेव के बीच में जो इतना दूरी ये है, इतने देर में हमारा हार्ट रिलैक्स स्टेज में होता है, इलेक्ट्रिकली साइलेंट होता है। दोस्तों अब देखते हैं हम इसे और मिटाकर और बारे में आपको समझाएंगे ECG के बारे में। इसको मिटा दूं, उम्मीद करता हूं ये आप नोट कर लिए होंगे या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नहीं लिए होंगे तो जरूर ले लें।
अब हम इसे मिटाते हैं दोस्तों। देखिए, आपने हर बार सुना होगा हार्ट रेट। ये किस चिड़िया का नाम है भाई? हार्ट रेट, नंबर ऑफ बीट पर मिनट। नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट, एक मिनट में जितने बार हमारा हार्ट धड़केगा, बीट करेगा, उसी को हम हार्ट रेट कहते हैं, यानी दर, हृदय की दर। यानी एक मिनट में जितनी बार हमारा हार्ट बीट करेगा उसी को हम हार्ट रेट कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? हार्ट रेट कहेंगे। तो अब इसी तरीके से हम देख लें, नंबर ऑफ बीट पर मिनट इज इक्वल टू हार्ट रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल कार्डियक साइकिल मतलब समझे? एक मिनट में हमारा जो हार्ट पूरी चारों फंक्शन क्रियाएं करता है ना, ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल वेंट्रिकुलर सिस्टोल और फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये एक मिनट में जितनी प्रक्रियाएं हार्ट में होती हैं, जितनी घटनाएं होती हैं, उन्हीं को कार्डियक साइकिल कहते हैं। नंबर ऑफ बीट पर मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट को हार्ट रेट कहते हैं। और नंबर ऑफ कार्डियक साइकिल, यानी कि हार्ट बीट और कार्डियक साइकिल दोनों एक ही चीज है। हार्ट बीट, जितने बार हार्ट बीट करेगा उतनी बार कार्डियक साइकिल होगी। ये समझे रहे हैं आप? या फिर इसको यूं कह ले कि नंबर ऑफ QRS, क्या? नंबर ऑफ QRS। यही चीज समझाने के लिए मैं इतना बड़ा पूरा तिरंगा बनाया था। QRS, ये जो QRS है, जो इस तरीके से लाइन डेविएट हुई थी, इस तरीके से आई थी, ऐसा करके ऐसा हुई, फिर ऐसा गया ऊंचे। तो देखिए यहाँ Q हम लिख दिए थे, यहाँ R लिख दिए थे और यहाँ S लिख दिए थे। तो ये जो कम्प्लेक्स बना QRS का, ये भी अगर हम गिन लेंगे तभी भी पता चल जाएगा कि हमारा हार्ट कितनी बार बीट किया है, कितनी बार कार्डियक साइकिल हुई है, कितने पर्टिकुलर समय में। इसीलिए इसको ऐसा कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको लेंगे। मिटा दूं इसको दोस्तों? अगर आप इसे नोट कर लिए हो तो इसको आप ऐसे नोट कर लें एक फार्मूले के तौर पे, ताकि आपको याद रहे ये चीजें। हालांकि एनसीईआरटी में वो लिखित में दिया है, इस तरीके से हम फार्मूला नहीं बनाया है। इसे आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लें या आप अपने कॉपी में नोट कर लें दोस्तों। मैं अब इसे मिटाने वाला हूं दोस्तों। अब हम दोस्तों आते हैं चर्चा करने के लिए। समझ लो कि 15 सेकंड में हमें 20 QRS है, तब हार्ट रेट क्या होगा? क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि 15 सेकंड में 20 QRS है, तब हार्ट रेट क्या होगा? तब हार्ट रेट, व्हाट शुड बी हार्ट रेट, इस तरीके से, या इंग्लिश में अगर लिखें तो हार्ट रेट क्या होगा? इफ इन 15 सेकेंड 20 QRS इज सीन, देन व्हाट विल बी द हार्ट रेट। या इस तरीके से 15 सेकंड में 20 QRS है, तब हार्ट रेट क्या होगा? ये क्वेश्चन हमारा है दोस्तों। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसे देखकर ये घबराना नहीं है कि इतना सारा इसमें क्वेश्चन पूछ दिया है। इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे तब आपको और मजा आएगा। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। देखिए 15 सेकंड में हमने बनाया है,
15 सेकंड हम ले लिए इस तरीके से। कितना QRS था दोस्तों? 20। कितना था? 20 QRS। कितना है ये? 15 सेकंड। कितना QRS है? 20। तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 1 सेकंड में कितना QRS हो जाएगा? 20/15। कितना? 20/15। तब 60 सेकंड में कितना था? 60 सेकंड में कितना था? यानी 1 मिनट में कितना QRS होता था? कितना हार्ट बीट होता था? वही हमें पता करना है। 15 सेकंड में 20 QRS है, तब हार्ट रेट क्या होगा? हार्ट रेट कितने में पता चलता है? 1 मिनट में ना। हार्ट रेट हम कितने में पता करेंगे? 1 मिनट में। 1 मिनट में ही तो पता करेंगे। तो इसी तरीके से तो हम यहां ले लेंगे 60 सेकंड में। 60 सेकंड में हम क्या करेंगे? पता करेंगे हार्ट रेट। तब इस तरीके से हम कर लेंगे 20/15 × 60। कितना? 20/15। ये 60 हम क्यों लिए? क्योंकि हार्ट रेट कितना है? हृदय की गति कब नापी जाती है? 1 मिनट में कितने बार हमारा दिल धड़कता है? 72 बार ना, या 75 बार, 74 बार जो है नॉर्मल, 70 से 75 बार, और एवरेज 72 बार। तो 1 मिनट में मापा जाता है। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो अगर हम देखें 15 सेकंड में 20 QRS है, यानी 20 बार हार्ट बीट हमारा कर रहा है, तो हार्ट रेट क्या होगा? हृदय की दर क्या होगी? तब हम सेकंड उस कितने निकालेंगे? मिनट में निकालेंगे ना। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में हम इसको पहले करेंगे 15 सेकंड में 20 QRS, तो 1 सेकंड में 20/15 QRS। 15 सेकंड में अगर 20 QRS है, तो 1 सेकंड में वही कितना QRS हो जाएगा? 20/15। तो 60 सेकंड में कितना होगा? 20/15 पहले ही से हम ले लेंगे और इधर 60 से गुणा कर देंगे। अब इसे देखते हैं, जो कट रहा है काट देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। 15 चौके 60। तो 20 चौका, अब 20 का गुणा 4 से हो जाएगा। तो 20 × 4, 20 × 4 = 80 QRS। यानी एक मिनट में कितना हार्ट रेट होगा हमारा? जब अगर 15 सेकंड में 20 QRS है, तो हमारा हार्ट रेट 80 होगा। यानी हमारा दिल जो है 1 मिनट में 80 बार धड़केगा। समझे? इसी तरीके से हम इसे निकालेंगे। ये हमारा रहा आंसर। तो इस तरीके से हम अगर निकाल लें, जैसे 20 सेकंड में हमारा 30 QRS आ गया, तो हार्ट रेट क्या होगा? तो 20/30 करके गुणे 15 कर देंगे। अगर 70 हुआ या 20 हुआ, कोई भी डाटा ले लेंगे आप। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, यही सीधा है। आप इसे चाहें तो स्क्रीनशॉट ले ले दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ECG समझ में आया होगा। ये QRS के आधार पर, यानी जो उसमें ऊंची सी ऐसा खांच से ऐसा ऊपर चढ़ाव बनी है पहाड़ के तरीके से या त्रिकोण के तरीके से, उसी को QRS कहते हैं। और ये QRS के बेसिस पर भी हम हार्ट रेट को, हार्ट बीट को पता कर सकते हैं, या कार्डियक साइकिल को पता कर सकते हैं दोस्तों। अब उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। और इस QRS में अगर कोई भी डेविएशन आता है, या P वेव में, QRS में, या T वेव में, तो समझने की व्यक्ति बीमार है। आइए अब हम NCERT की तरफ फिर मूव करते हैं, ताकि आपको और चीजें बता सकूं। अब देखिए दोस्तों, NCERT में दिया गया डबल सर्कुलेशन। हालांकि मैं इसको पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं इसको एक बार और रिवाइज करा देता हूं आपको। इसको मिटा देता हूं दोस्तों। डबल सर्कुलेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसके बाद रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, फिर डिसऑर्डर, और हमारा चैप्टर खत्म ही हो जाएगा आज। डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन मतलब दोहरा संचारण, दोहरा सर्कुलेशन, 2 बार सर्कुलेशन। अब इसका क्या मतलब है, आइए देखते हैं NCERT क्या कहता है। The blood flows strictly by a fixed route through the blood vessels.
ब्लड जो हमारा होता है एक फिक्स रूट के थ्रू ही फ्लो करता है, जिसे हम ब्लड वेजल्स कहते हैं, यानी कि एक उसका रास्ता निश्चित है, उसी के थ्रू ही हमारा ब्लड हमारे बॉडी में जाएगा, जिसे हम ब्लड वेजल्स या धमनी कहले हिंदी में कहते हैं। एंड द ब्लड वेजल्स, द आर्टरी एंड वेन्स, ब्लड वेजल्स में आर्टरी और वेन्स दोनों आते हैं। आर्टरी क्या होता है, वेन्स क्या होता है, अभी उसको भी मैं यहाँ डिटेल में समझाऊंगा। वेन्स जो होते हैं उनमें जो ल्यूमन होता है, यानी कि बीच में जो स्पेस होता है वो अधिक होता है, जबकि आर्टरी में ये चीज़ें कम होती हैं, यानी जो पाइप का जो अंदर का छेद होता है ना, वो आर्टरी का कम होता है, कम स्पेस पाई जाती है, जबकि वेन्स में ये चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं। अभी मैं उसको डिटेल में समझाऊंगा आपको। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर एंड इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस इंडोथेलियम एंड ट्यूनिका इंटीमा। अच्छा, ये बताना चाह रहा है, पहले हम इसको यही बता देते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आर्टरी और वेन्स क्या हैं? ब्लड वेजल्स को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। डबल सर्कुलेशन में हम ब्लड वेजल्स लेंगे, ब्लड वेजल्स, ब्लड वेजल्स हम ले लेंगे। इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड किए, एक आर्टरी और एक वेन्स। ब्लड वेजल्स में हम 2 पार्ट लिए, एक आर्टरी, आर्टरीज, दूसरा वेन्स। क्या रहेगा? आर्टरीज, आर्टरीज और वेन्स। दूसरा क्या रहेगा हमारा? वेन। अब देखिए आर्टरी और वेन में क्या क्या फर्क है, इस तरीके से आपको हम समझा देते हैं, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो इस तरीके से हम नलिका बनाएंगे, इस तरीके से इसको हम गोल आकार देंगे, इस तरीके से। ये हमारा नलिका का इस तरीके से समझ लो, ये माउथ है। फिर इसको हम एक और ऐसे लाइन पारेंगे, मुंह तक बड़ा चलने दो, तब चीजें समझ में आएंगी। इसको हम ऐसे समझ लो कि भर दे देंगे इस तरीके से। अब इसको पूरा भरते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। ये जो इस तरीके से ये क्रॉस क्रॉस लाइन दिख रहा है, तो समझ लो एक और अलग से नलिकाएं, एक अलग से मसल्स है की लेयर है, हाँ। और ये अलग है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, आपको समझाने के लिए सिंपल, ताकि आप समझ ले जाएं। नहीं समझ में ज़्यादा, अगर इसमें काम झाम हो जाएगा तो आपको मैं अलग से समझा देता हूँ। हालांकि ये समझ में आना चाहिए आपको। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक और,
ये हमारा समझ लें कि ये हमारा वेन्स हो गया और ये हमारा ल्यूमन हो गया। अब देखिए ये वेन में, सॉरी, इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं, आर्टरी और वेन, ताकि हम दोनों का थोड़ा चौड़ा पतला हो गया है ना। तो ये वेन्स हम कर लेंगे यहाँ, और ये हमारा आर्टरी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये ल्यूमन पे डिसाइड करता है ना, इसका ल्यूमन कितना ज़्यादा है। दूसरी चीज़ है ये जो अंदर का ये बना है, ये ट्विनिका एक्सटर्ना इसको हम कहते हैं। क्या? ट्विनिका एक्सटर्ना मिडिल आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? ट्विनिका एक्सटर्ना। मिडिल लेयर को ट्विनिका मीडिया, ये जो बीच वाली लेयर है ट्विनिका मीडिया, और अंदर की लेयर को जो है ये वाली लेयर को ये ट्विनिका इंटीमा। 3 लेयर होती हैं। सबसे बाहरी लेयर को ट्विनिका एक्सटर्ना, इसमें भी वही चीजें आ जाएंगी इसी तरीके से, और मिडिल लेयर को ट्विनिका मीडिया, और अंदर की सबसे लेयर को ट्विनिका इंटीमा मतलब समझ लें अंदर वाली, एक्सटर्ना माने बाहर, एक्सटर्नल वाला, मीडिया मतलब बीच में, मिडिल वाला, और इंटीमा मतलब अंदर वाला। अब ये लेयर किस किस चीज से बने होती है ये बहुत मायने रखता है। ये देखिए दोस्तों, इसका ल्यूमन ज्यादा है वेन्स में, हमने पहले बताया था, जिसमें फ्लो, जो ब्लड का फ्लो होता है वेन्स में ज्यादा स्पेस पाई जाती है। और देखिए इसका ल्यूमन कम है, आर्टरी में जो है ब्लड फ्लो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं हो पाता है, क्योंकि इसका ल्यूमन कम है, यानी सिकुड़ा हुआ संकरा स्थान पाया जाता है इसमें, संकीर्ण स्थान है इसमें, और इसमें ज्यादा स्थान है, कुसादा है। तो इस तरीके से ट्विनिका एक्सटर्ना ये किसका बना हुआ आता है? फाइब्रस और कोलेजन फाइबर। किसका बना हुआ था दोस्तों? ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का और कोलेजन फाइबर का। ये किसका बना रहता है? इसका भी हम यहीं लिख के बता देते, अगर थोड़ा स्पेस देखे तो और अच्छा रहता है। 1 मिनट यही बता दें। ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ लिख दे रहे हैं, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर का बना होता है। कोलेजन फाइबर। ये ट्विनिका एक्सटर्ना फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर का मिलकर बना हुआ होता है ट्विनिका एक्सटर्ना, यानी बाहर की लेयर हमारे जो क्या कहते हैं आर्टरीज या वेन्स होते हैं, इनके जो बाहरी परत होती है, बाहरी लेयर जो होती है, 3 लेयर का मिलकर बना होता है, चाहे वो आर्टरी हो या वेन हो। एक होता है ट्विनिका एक्सटर्ना जो सबसे बाहरी लेयर होती है, दूसरा होता है ट्विनिका मीडिया जो मिडिल में पाई जाती है, बीच में जो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है, इलास्टिक फाइबर की बनी हुई होती है, उसे ट्विनिका मीडिया कहते हैं। और एक होता है ट्विनिका इंटीमा, जो ट्विनिका इंटीमा होता है वो स्मूथ मसल का बना हुआ होता है। किसका? ट्विनिका इंटीमा किस मसल की बनी होती है? इंडोथेलियम मसल्स की। ट्विनिका इंटीमा किसकी बनी होती है? इंडोथेलियम, कॉलमनार इंडोथेलियम मसल्स की बनी हुई होती है। तो ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर का ट्विनिका एक्सटर्ना बना हुआ होता है। ट्विनिका मीडिया किसका बना हुआ होता है? इलास्टिक फाइबर प्लस किसका? इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है। और ये ट्विनिका इंटीमा किसका बना हुआ होता है दोस्तों? ट्विनिका इंटीमा हमारा कॉलमनार सेल का, इंडोथेलियम कॉलमनार सेल का, इंडोथेलियम का बना होता है। किसका? इंडोथेलियम का बना होता है। इंडोथेलियम कॉलमनार इंडोथेलियम सेल्स का बना हुआ होता है। इसी तरीके से
एक चीजें और डिसाइड करती हैं कि आर्टरी और वेन्स में फर्क क्या है। ये जो देखिए ट्यूनिका मीडिया ही मेन रोल अदा करती हैं, जिनमें ट्यूनिका मीडिया का स्पेस अधिक होता है, यानी मोटा होता है ट्यूनिका मीडिया, तो उनमें जो ये ल्यूमन होते हैं कम होंगे, और जिनमें ये ट्यूनिका मीडिया कम पाए जाएंगे यानी पतली होंगी, उनका ल्यूमन ज्यादा होगा। कैसे इस तरीके से देखें, वेन्स में जो होता है ट्यूनिका मीडिया वो पतला होता है। किसमें? वेन्स में। देखिए ये वेन्स है, ये ट्यूनिका मीडिया इसमें पतला है, और इसमें ट्यूनिका मीडिया चौड़ा है। ये जो मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर जो होती है अगर वो मोटी रहेगी, 3 लेयर की बनी होती है हमारी आर्टरीज और वेन्स, तो हम कैसे पहचानेंगे? पहला तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उनमें ल्यूमन किसमें ज्यादा है, जो ऊपर ऊपर से दिखाई देगा, यानी कि उनमें बहाव का जो एरिया है, क्षेत्र है, अगर वो चौड़ा है, अधिक है, कुसादा है, तब तो वो वेन्स हो जाएंगे। और जिनमें कम है, यानी वो पाइप का जो सर्कल स्पेस है ना, जिसमें पानी बहता है, अगर वो चौड़ा है तो वेन्स है, अगर पतला है तो आर्टरीज है। इस तरीके से। और एक और इसमें एक पहचान करने की चीज है, ये जो ट्यूनिका मीडिया होता है, ट्यूनिका मीडिया अगर जिसमें मोटा है यानी थिक है, तो वो आर्टरीज होंगी और उनमें ल्यूमन कम होगा। और अगर जिनमें ट्यूनिका मीडिया पतली है, थिन है, तो उनका ल्यूमन ज्यादा होगा और वो वेन्स होंगी। देखिए जैसे यहाँ, तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ में आएंगी। एक बार फिर बता देता हूँ, आर्टरीज और वेन्स में 3 लेयर मिलकर ये बनी होती हैं। एक ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कोलेजन फाइबर और फाइब्रस सेल्स का मिलकर बना, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का और कोलेजन फाइबर से मिलकर बना होता है। ट्यूनिका मीडिया जो होता है हमारा स्मूथ सेल्स और इलास्टिक फाइबर का मिलकर बना हुआ होता है। और ट्यूनिका इंटीमा जो हमारा होता है वो इंडोथेलियम सेल से मिलकर बना हुआ होता है। फिर दोस्तों, जिसका ल्यूमन कम होगा वो आर्टरीज होंगी और जिनका ल्यूमन ज्यादा होगा वो वेन्स होंगी। अच्छा, एक और इनके पहचान करने का है, इनका जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो वेन्स में ट्यूनिका मीडिया थिन होगा यानी पतला होगा, और आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया जो है थिक होगा यानी मोटा होगा। तो इस तरीके से हम इसकी पहचान करते हैं। और यही हमारे ब्लड को, वेन जैसे आर्टरी है तो आर्टरीज, आर्टरियोल्स और फिर कैपिलरीज बनती हैं। आर्टरीज में हमारे हमेशा क्या बहता है, एवोल्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। एवोल्टा कई आर्टरीज में डिवाइड होती हैं, फिर आर्टरियोल्स में और फिर कैपिलरीज में। फिर वेन क्या है हमारे, ये पल्मोनरी आर्टरी जो है, वेन्स जो हमारी होती हैं हमारे ब्लड को हमारे सेल्स या टिश्यू से, वेन्यूल्स, फिर वेन, फिर वेना कावा में जाकर उड़ेल देती हैं, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आप वेन्स और आर्टरी में फर्क समझ गए होंगे। फिर आइए देखते हैं एनसीईआरटी मैया की तरफ। एनसीईआरटी मैया की जय हो। आओ, तो दोस्तों डबल सर्कुलेशन का हम पढ़ रहे थे, जो ये सब है। उसके बाद हम आइए देखते हैं, ये एक बार फ्लो में इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर जहां जैसी जरूरत होगी हम समझा देंगे। द ब्लड फ्लो स्ट्रिक्टली बाय ए फिक्स्ड रूट थ्रू द ब्लड वेसल्स, द आर्टरी एंड द वेन्स। बेसिकली ईच आर्टरी एंड वेन्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स एंड इनर लाइनिंग ऑफ द स्क्वेमस इंडोथेलियम। जो इंडोथेलियम ने बताया, स्क्वेमस कॉलम नाम है, स्क्वेमस इंडोथेलियम होता है, SQUAMOUS, स्क्वेमस इंडोथेलियम। ये जो ट्यूनिका इंटीमा है, जो अंदर की लेयर है, सबसे आंतरिक लेयर है, वो स्क्वेमस इंडोथेलियम की बनी हुई होती है। और ट्यूनिका इंटीमा उसको कहते हैं। द मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर का बना होता है। और ट्यूनिका मीडिया एंड एक्सटर्नल लेयर ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन फाइबर। ट्यूनिका मीडिया जो एक और दूसरा होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो इस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू और कोलेजन फाइबर का बना हुआ होता है। द ट्यूनिका मीडिया इज कंपैरेटिवली थिन इन वेन। वेन में ट्यूनिका मीडिया हमेशा पतली होती है और आर्टरीज में ट्यूनिका मीडिया हमेशा थिक होती है यानी मोटी होती है। As mentioned earlier in the blood pumped by the right ventricle enter in the pulmonary artery। कह रहा है कि जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि जो ब्लड है वो पंप करता है तो
क्या कहता है, ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल्स इंटर इन द पल्मोनरी आर्टरी। राइट वेंट्रिकल्स जो हमारा ब्लड पंप करता है वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड को भेजता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा ब्लड पंप करता है वो एवर्टा में भेजता है। वही बताना चाहता है, वेंट्रिकल पंप ब्लड इनटू द एवर्टा, द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड pumped into the pulmonary artery is passed onto the lung from where the oxygenated blood is carried by the pulmonary vein into the left atrium। वही बता रहा है कि डीऑक्सीजनेटेड राइट वेंट्रिकल हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी में पंप करता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी हमारे ब्लड को कहाँ ले जाती है, लंग्स तक, और लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन जो है हमारे ब्लड को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां से हमारे कहाँ आती है, लेफ्ट एट्रिया में आती हैं। इसी तरीके से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो होता है एवर्टा में पंप करता है, और ये ब्लड जो हमारे ब्लड सेल्स को चले जाते हैं, जहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे ब्लड सेल्स को जाते हैं तो हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन भी जाता है, कुछ स्पेशल जो है अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, जिसे अमाइनो एसिड और फैटी एसिड और क्या कहते हैं ग्लूकोज वगैरह भी हमारे सेल को प्रोवाइड इसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू दिए जाते हैं। और जो हार्मफुल वेस्टेज चीज़ें होती हैं जैसे सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह हो गया, वो इन्हीं ब्लड के थ्रू कैरिड करके, जब ये डीऑक्सीजनेटेड होती हैं तो कैरिड कर कहाँ जाती हैं, हमारी राइट एट्रिया में जाती हैं। राइट एट्रिया में किसके, वेना केवा के थ्रू, और राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड उड़ेल दी जाती है। तो इसको फिर हम देखते हैं एनसीईआरटी के थ्रू क्या है। दिस पाथवे कॉन्स्टिट्यूट द पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन दो चीज यहाँ मेंशन किया गया है, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, जब हमारा राइट वेंट्रिकल्स ब्लड को पंप करेगा पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेके जाएंगी लंग्स में, और हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से होकर पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स को जा रहा है, वे ऑक्सीजनेटेड हो जाएंगे, और यहाँ से पल्मोनरी वेन हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट एट्रिया में पंप करेंगे। तो इसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये चीजें यहाँ समझा देना जरूरी है दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें और आसानी से समझा दूँ। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन को ये चीजें समझना आपको जरूरी है, फिर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन में यहाँ में हमारा राइट वेंट्रिकल्स है। राइट वेंट्रिकल्स हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप किया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया हमारे लंग्स में, हमारे लंग्स से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो गया, यानी हमारा लंग्स उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब पल्मोनरी वेन से हमारे लेफ्ट एट्रियम में पंप करेंगे। इसी को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। अब आएंगे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन के बारे में, सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल्स जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप किया, जो एवर्टा में, एवर्टा से हमारे जो कई सारे आर्टरीज में ब्लड गए, और कई सारे आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स में गए, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज में गए, और ब्लड सेल हमारा ब्लड जो है सेल्स को प्रोवाइड कर दिया गया। अब वहाँ जब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया तो उसके साथ में ऑक्सीजन भी गए और कई मिनरल्स भी गए, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से कई चीज़ें हमारे ब्लड के थ्रू हमारे ब्लड सेल हमारे सेल्स और टिश्यू तक गई। और जो हमारे सेल्स में हार्मफुल वेस्टेज चीज़ें थी, जो नुकसानदायक चीज़ें थी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, उनका एलिमिनेशन भी उसी ब्लड के थ्रू हुआ। यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गई थी अब सेल पर जो पहुंची तो वो कैपिलरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और हार्मफुल वेस्टेज चीज़ों को लेकर कहाँ चली गई, वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में पंप कर दी। समझे,
इसी को हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। कैसे? लेफ्ट वेंट्रिकल्स, अवर्टा, आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज से होते हुए वेना केवा के थ्रू हमारे राइट एट्रियम में ब्लड का पंप करना ही सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और उन बच्चों तक जरूर भेजें जिन्हें पढ़ने में समस्या हो रही है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं हम आगे की तरफ। A unique vascular connection exists between the digestive tract and the liver called hepatic portal system. This hepatic portal vein carries the blood from the intestine to the liver before it delivered to the systemic circulation. A special systemic circulation. ये दोस्तों एक चीज और मैं यहाँ समझा दूँ आपको, ये भी बहुत अहम है। सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद आता है स्पेशल सर्कुलेशन, जिसे हम हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। स्पेशल सर्कुलेशन को हम यहाँ चर्चा कर देते हैं। स्पेशल सर्कुलेशन, स्पेशल सर्कुलेशन या हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कैसे? इस तरीके से देख ले, जो आप लोग हमेशा दिल बनाते हैं ना, इस तरीके से ऐसे करके, हालांकि ये दिल होता नहीं है लेकिन हम आपको बना दें इस तरीके से। चलिए मजाक में, इस तरीके से यहाँ ब्लड आया, ये हमारा इंटेस्टाइन है, ये इंटेस्टाइन हमारा है, आंत है, अतड़ी है, यहाँ ब्लड आया और यहाँ से ब्लड हमारा कहाँ गया? लीवर को। हमारा जो लीवर है ना, लार्जेस्ट ऑर्गन हमारे बॉडी का, ये लीवर है, समझ लो लीवर, हमारे लीवर को गया। ब्लड कहाँ आया? हार्ट से ब्लड फ्लो हुआ इंटेस्टाइन को, और इंटेस्टाइन से ब्लड क्या आ गया? हिपैटिक पोर्टल वेन द्वारा। हिपैटिक पोर्टल वेन से ये हमारा ब्लड कहाँ आया? लीवर को। हिपैटिक पोर्टल वेन से हमारा ब्लड कहाँ आया? लीवर को। कहाँ आया? लीवर को। और फिर ये लीवर से ब्लड हमारा कहाँ आ जाएगा? हार्ट को। कहाँ आ जाएगा? हार्ट को। कहाँ आ जाएगा? हार्ट को। ये हमारा जो ब्लड है ये हार्ट को इस तरीके से आ जाएगा। इसी को हम स्पेशल सर्कुलेशन कहते हैं। कैसे? हिपैटिक पोर्टल वेन से हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं इसे हम। क्या? हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं इसे हम। हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू आएगा और इसे हम हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन भी कहते हैं। क्या? हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं इसी को। हार्ट से ब्लड इंटेस्टाइन को आया, हार्ट से हमारा ब्लड इंटेस्टाइन को आया, इंटेस्टाइन से ब्लड लीवर को गया और लीवर से ब्लड फिर हमारे हार्ट को आ गया। इसी को हम स्पेशल सर्कुलेशन कहते हैं या हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन कहते हैं। दोस्तों, अब आइए हम देखते हैं फिर एक कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है? यानी हार्ट से ब्लड को हार्ट के मसल तक पहुंचाया जाता है। हार्ट से ब्लड को हार्ट के मसल तक ही पहुंचाया जाता है, बारीक बारीक कैपिलरीज के थ्रू। इसी को कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। यानी हार्ट अपने हार्ट को चलाने के लिए ही अपने हार्ट में ही ब्लड को सप्लाई करता है और फिर ब्लड को वहां से कलेक्ट भी करता है। इसी को कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोनरी सर्कुलेशन या कोरोनरी सिस्टम। ये भी मिटाकर हम यहाँ बता दे रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में। उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आएंगी। अगर नहीं समझ में आएंगी तो जरूर हमें कमेंट करके पूछे दोस्तों, और इससे आप नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, अगर ज्यादा तेज हो रहा होगा तभी भी बताइएगा आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसे हम मिटाने चल रहे हैं दोस्तों।
कोरोनरी सर्कुलेशन मतलब कोरोनरी सर्कुलेशन, इसमें हार्ट द्वारा हार्ट के मसल्स को ही ब्लड सप्लाई की जाती है, बारी बारी कैपिलरीज के थ्रू हार्ट को ही ब्लड सप्लाई की जाती है, उसी को कोरोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। आइए देखें और इसके आगे फिर हम उसके बाद ये हमारा चैप्टर स्वाहा, ओम भूर्भुवस्सुम स्वाहा। कोरोनरी सर्कुलेशन को हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ द ब्लड वेसल दैट कैरी द ब्लड एक्सक्लूसिवली टू एंड फ्रॉम ए कार्डियक मसल। ब्लड एक्सक्लूसिवली टू एंड फ्रॉम द कार्डियक मसल, यानी या तो कार्डियक मसल्स को दी जाती है या कार्डियक मसल से ली जाती है कोरोनरी सर्कुलेशन में, यानी हृदय को ही ब्लड देना और वहां से फिर वापस लेना, ये कोरोनरी सर्कुलेशन कहता है। ए सिस्टम ऑफ ब्लड वेजल्स दैट कैरीज ब्लड, एक सिस्टम होता है, एक तंत्र होता है, यानी कई सारी बारी 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 कैपिलरीज होती हैं जो हार्ट के मसल्स को ही ब्लड सप्लाई करती हैं और वहां से ब्लड को लेती भी हैं, उसी को कह रहा है वहां। आइए दोस्तों यहां देखते हैं हम, कोरोनरी सर्कुलेशन हो गया हमारा। अब देखते हैं रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी क्या है। रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी देखेंगे, उसके बाद हम डिसऑर्डर पढ़कर खत्म कर देंगे चैप्टर को। रेगुलेशन ऑफ द कार्डियक एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट आर रेगुलेटेड इंट्रिंसिकली, यानी हमारे हार्ट की नॉर्मल एक्टिविटी हमारे हार्ट द्वारा ही, बाहर से कोई एनर्जी नहीं दी जाती, बाहर से कोई फोर्स नहीं दी जाती, वो अंदर से ही रेगुलेट करता है। कैसे? एसए नोड के थ्रू, एबी नोड के थ्रू, या फिर बंडल के थ्रू, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल के थ्रू, या राइट या लेफ्ट बंडल के थ्रू, या फिर परकेंजे फाइबर के थ्रू, या यूं कह लें कि बंडल ऑफिस के थ्रू, यानी कि नोडल टिश्यू के थ्रू। हमारा हार्ट खुद ही ऑटो एक्साइटेबल होता है या मायोजेनिक होता है, ऑटो रेगुलेटेड बाय द स्पेशल मसल्स नोडल टिश्यू, हेंस द हार्ट इज कॉल्ड मायोजेनिक। A special neural center in the medulla oblongata can moderate the cardiac function through the autonomic nervous system। कहते हैं ना कि ए स्पेशल न्यूरल सेंटर हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा में, हमारे ब्रेन में एक रीजन होता है जिसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कहते हैं, वहां पर एक स्पेशल सेंटर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। वो भी हमारे हार्ट के फंक्शन को रेगुलेट करने में मदद करता है। न्यूरल सिग्नल थ्रो है, न्यूरल सिग्नल न्यूरॉन का सिग्नल भेजता है वो, यानी कि नर्वस सिस्टम होता है हमारा, एक्सान, डेंड्राइटिस, ये सारी चीजें उसमें होती हैं और वो न्यूरॉन सिग्नल भेजता है जिससे हमारा हार्ट रेगुलेट होता है। तो वही कह रहा है कि न्यूरल सिग्नल थ्रो द फंक्शन थ्रो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, न्यूरल सिग्नल थ्रो सिंपैथेटिक नर्व्स पार्ट ऑफ एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट। दो तरीके के न्यूरल सिग्नल होते हैं, एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे हार्ट रेट को इंक्रीज कर देता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो एएनएस का ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट होता है वो हमारे हार्ट रेट को डिक्रीज कर देता है। वही यहाँ कहना चाह रहा है, कैन इंक्रीज द रेट ऑफ हार्ट बीट, द स्ट्रेंथ ऑफ द वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन एंड देयरबाय द कार्डियक आउटपुट। On the other hand, parasympathetic neural signal and other component of ANS decrease the rate of heartbeat, speed of the conduction of the action potential and thereby the cardiac output। नहीं समझे? दो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम के पार्ट होते हैं, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम जो सिग्नल होता है वो हमारे हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक अच्छा हार्ट बीट को इंक्रीज कर देगा तो उसके कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएंगे, यानी कि हमारा हार्ट जब 72 बार धड़कता है तो हमारे हार्ट के कार्डियक आउटपुट लगभग 5 लीटर होते हैं, 5000 ml होता है। लेकिन अब उसका हार्ट बीट अगर और बढ़ गए, यानी एक हमारा वेंट्रिकल्स एक बार में 70 ml ब्लड आउट करता है, यानी 1 मिनट में 70 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 72 से तो 5040 ml हो गया।
अगर उसकी दर और बढ़ गई तो और ज़्यादा कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फंक्शन करेगा तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा, और हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी 5 लीटर से कम हो जाएंगे वो। ये चीजें आपको समझ में आई? एनसीईआरटी में ऐसा बताया है, गागर में सागर भर दिया है। द स्पीड ऑफ कंडक्शन एक्शन पोटेंशियल देयर बाय द कार्डियक आउटपुट, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन कैन आल्सो इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। एड्रिनल ग्लैंड मालूम है ना, उसी तरीके से एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, एड्रिनल पर जो पाए जाने वाले हार्मोन और मेडुलरी, मेडुला में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन वो नहीं समझे, वो मेडुला से नहीं है, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन यानी हमारे किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, जो मेडुला रीजन उसमें होता है, वहां से जो हार्मोन रिलीज होता है वो हमारे कार्डियक आउटपुट में भी उसका अहम रोल होता है। कैन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन, एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन यानी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके मेडुला रीजन से जो हार्मोन निकलेगा वो भी हमारे कार्डियक आउटपुट को, यानी हमारे ब्लड को, जो हमारा ब्लड पंप करता है हृदय, उसकी दर को बढ़ा देगा। अब आते हैं डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों ये बहुत लेंदी चैप्टर था, बहुत ही समझने वाला चैप्टर था, इसलिए इसे हमें बहुत टाइम लगा। अब आइए देखते हैं डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये खत्म हो जाएगा आज ही, खत्म करके मानेंगे नहीं, इसको खत्म करके ही जाएंगे। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं, अधिक तनाव, हाइपर माने अधिक, टेंशन माने तनाव ही होता है। तो हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन इज द टर्म फॉर द ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन द नॉर्मल। हाइपरटेंशन, हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है 120/80। जब हम जाते हैं ना नपवाने के लिए ब्लड, किससे? स्फेग्मोमैनोमीटर नाम का एक पैरामीटर, एक डिवाइस होता है। क्या? स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या? स्फेग्मोमैनोमीटर, जिससे आपका वो ब्लड नापता नहीं है। कहा लाओ बीपी चेक कही थी भैया, काहे इतना घबरात हो, दिला उला एकदम धड़कत था, पसीने से बुढ़ा जात हो, आओ मालिक का दिल धड़कनवा चेक कही दी। तो ये होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। क्या? स्फेग्मोमैनोमीटर, जो पकड़ के ऐसा ऐसा पंप मारा था, सही क्लियर मेरा हवा भरत है, जो हवा भरता है वो, इसका नाम क्या है? स्फेग्मोमैनोमीटर। अब तो ऑटोनोमिक आ गया, यानी खुद चलने वाला आ गया, चालू कर देते हैं, पिप पिप करता है, हवा भर जाता है। तो जो हमारे यहाँ देखिए हाथ में बांधता है अक्सर डॉक्टर, तो वो यही होता है स्फेग्मोमैनोमीटर, जो हमारे ब्लड प्रेशर को नापता है। एक नॉर्मल व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। कितना? 120/80 होता है। खत्म, बस एकदम दोस्तों, अब टेंशन ना लीजिए, एकदम खत्म ही होने वाला है। हाँ, 120/80। इन दिस द मेजरमेंट 120 mmHg, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर। 120 जो होता है वो हाईएस्ट होता है और 80 लोअर होता है। कितना? 120/80, जिसको हम सिस्टोलिक और पंपिंग प्रेशर, एंड 80 mmHg इज डायस्टोलिक और रेस्टिंग प्रेशर। जब हमारा हार्ट सिकुड़ता है, जब हमारे हार्ट कंट्रैक्ट करते हैं, सिस्टोल करते हैं, तब 120 mmHg यानी मर्क्यूरिक, मिली मर्क्यूरिक प्रेशर ये होता है 120, और जब डायस्टोलिक होता है यानी रिलैक्स करता है तब 80 mmHg होता है। तो यही 120/80 हमारा जो है बीपी नापते हैं ना, ब्लड प्रेशर। जब हमारा हार्ट कंट्रैक्ट करेगा, जब वेंट्रिकल्स और एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तब ये कितना? 120 होगा, और जब ये रिलैक्स होंगे तब 80 होगा। यही दिया गया है। इन दिस मेजरमेंट 120 mmHg, 120 mmHg मीन्स मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर इज द सिस्टोलिक और द पंपिंग प्रेशर। सिस्टोलिक मतलब कंट्रैक्ट करना या पंपिंग प्रेशर हो गया। 80 mmHg is the diastolic or resting pressure if repeated check of the blood pressure of an individual is 140/90, यानी 140 mmHg और 90 हो जाएगा जब, तब भी ये लगभग नॉर्मल होगा। आर हायर इट शोज द हाइपरटेंशन। अगर 140 हो गया और ये 90 हो गया तब क्या होगा? 140/80 अगर हो गया ये, तब क्या होगा? हाइपरटेंशन हो जाएगा। क्या? 140/90 अगर हो गया। वैसे 120/80 था तब नॉर्मल था, अब 140/90 हो गया तब हाइपरटेंशन, यानी कि आपको ब्लड प्रेशर की
समस्या होने लगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा। इट शोज द हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर लीड टू द हार्ट डिजीज। अगर अधिक ब्लड प्रेशर है तब आपको हृदय रोग होने की संभावनाएं हो जाएंगी। एंड आल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स, और आपके बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन जैसे किडनी, लीवर, इस सब पर असर पड़ सकता है। ऑर्गन लाइक ब्रेन एंड किडनी, आपके ब्रेन पर, किडनी पर असर पड़ सकता है हाइपरटेंशन की वजह से। तो आप हमेशा ही एम्लोकाइंड नाम का एक टेबलेट आता है जो आपके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। आप दोस्तों जो जिन घर में शुगर के पेशेंट होते होंगे अक्सर उन्हें बीपी की दवा खानी होती है, तो वो कोई दूसरी दवा भी हो सकती है, मैं आपको ऐसे ही जानकारी के लिए बता रहा था। अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको CAD डिजीज कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन referred to as a atherosclerosis affect the vessels that supply the blood to the heart muscles। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, जो ये आर्टरी जो है पतले हो जाते हैं, जो आर्टरी की नलिकाएं होती है ना, वो उनकी भित्तियां जो है मोटी हो, एकदम स्पेस कम हो जाता है, यानी उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। इसी को कोरोनरी CAD डिजीज कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी ब्लड सही से नहीं फ्लो हो पाता है। कैसे पैपिया के बिलिया कम हो जाए भैया, वह चीज है। तो इसको कहते हैं अफेक्ट वेसल सप्लाइज ब्लड टू द हार्ट मसल्स। इट इज कास्ड बाय द डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल एंड फाइब्रस टिश्यू व्हिच मेक द ल्यूमेन ऑफ द आर्टरी नैरोअर। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, ये मैं यहाँ हल्का सा आपको एक झलक दूंगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लंबी हो जा रहा है वीडियो। ये देखिए, ये हमारी नलिकाएं हैं, ये आर्टरीज हैं। तो यहाँ पे ऐसा 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 डिपॉजिट हो जाता है, कुछ कुछ इस तरीके से कैल्शियम हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू हो जाता है, कुछ भी ये इनके दीवार पर, कहाँ पर, आर्टरीज के दीवार पर क्या 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 इकट्ठा होता है, ये देख लीजिए। आर्टरीज के दीवार पर क्या डिपॉजिट होता है, कैल्शियम हो जाता है, फैट बोले तो वसा, चर्बी जिसको कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, फाइब्रस टिश्यू भी जमा हो जाते हैं, और क्या हो जाता है, which make the lumen artery narrower। इससे इसकी जो बहने की जो जगह होती है वो कम होने लग जाती है, इसे CAD डिजीज कहते हैं। अब आइए देखते हैं, एक है एंजाइना, जो हमारे हार्ट में पेन होता है ना, एंजाइना डिजीज कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना डिजीज जो होती है, मैं इसे डायरेक्ट NCERT आप देखेंगे तब समझ में आएगा, मैं इसमें बोर्ड पे लिख नहीं रहा हूँ लेकिन समझा पूरा रहा हूँ। एंजाइना ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग, when no enough oxygen is reaching the heart muscles। जब हमारे हार्ट मसल्स को अधिक ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होता है, प्रॉपर यानी कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं सप्लाई होता है, तब हमारे हृदय में बहुत जोर से दर्द होने लगता है, जिसे एक्यूट चेस्ट पेन कहते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज में। और क्या होता है, एंजाइना कैन ऑकर इन मेन एंड वुमेन ऑफ एनी एज बट इट मोर कॉमन एमंग द मिडिल एज्ड एंड एल्डरली। एंजाइना पेक्टोरिस औरत या जेंट्स दोनों में, यानी महिला पुरुष दोनों में हो सकता है और किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन अक्सर ये मध्य एज में, मिडिल एज में, लगभग 45, 44, 45 या 40 के एज में ही होता है एंजाइना पेक्टोरिस। इट ऑकर्स ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो सही से नहीं होता है हमारे बॉडी में, तब ये एंजाइना पेक्टोरिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हार्ट को सही से ऑक्सीजन नहीं सप्लाई हो पाती है, इसीलिए हमारे चेस्ट में एक्यूट चेस्ट पेन होता है और हमें दर्द होने लगता है कभी भी। अब आते हैं, देखते हैं हार्ट फेल्योर के बारे में। हार्ट फेल्योर क्या कहता है, हार्ट फेल्योर मीन्स द स्टेट ऑफ द हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू द मीट टू द नीड्स ऑफ द बॉडी। हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हमारा हार्ट अधिक ब्लड नहीं पंप कर पाता है जो हमारे बॉडी को जरूरत होती है, और इस स्थिति में इट इज समटाइम कॉल्ड द कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर बिकॉज द कंजेशन ऑफ द लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। इसमें लंग्स हमारे कंजेस्टेड हो जाते हैं, लंग्स सही से काम नहीं करते हैं इस डिजीज में, तो इस तरीके से हमारा हार्ट भी सही से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है हमारे बॉडी की आवश्यकता के अनुसार, इसीलिए हार्ट फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज ए कार्डियक अरेस्ट। जिस तरीके से कार्डियक अरेस्ट होता है ठीक उस तरीके से हार्ट फेलियर नहीं है, ये थोड़ा उससे अलग है। क्या है ये, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट स्टॉप कर देता है बीटिंग करना, ये धड़कता ही नहीं है, यानी हार्ट रुक जाता है, लेकिन हार्ट फेलियर में हार्ट धीरे 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 रुकता है, यानी सही से ब्लड नहीं सप्लाई कर पाता बॉडी को हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज द कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज्ड।
हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों से अलग है। क्यों? हार्ट फेलियर में हार्ट धीरे धीरे काम करना बंद करता है, यानी सही से ब्लड पूरे बॉडी को नहीं सप्लाई कर पाता है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट काम करना ही बंद कर देता है, जबकि हार्ट अटैक में हार्ट मसल्स सडनली डैमेज हो जाते हैं और सही से ब्लड प्रवाहित नहीं कर पाते हैं, किसको? बॉडी को। तो ये था हमारा दोस्तों बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। आज ये चैप्टर एकदम खत्म हो गया। बाय बाय दोस्तों। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आए प्लीज़ हमें कमेंट कर पूछें, हम उसका जरूर आपको उत्तर देंगे। बाय बाय, सी यू अगेन।